नमस्कार मित्रों, आज मैं लेकर आया हूं आपके बीच में एसएससी जीडी हिंदी का 5वां अभ्यास प्रश्न। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग परीक्षा में अधिक से अधिक अंक पाने के लिए परीक्षा को जोरदार ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो हो जाइए तैयार फटाफट 5वें अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करने के लिए। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे हैं प्रश्न पत्र में। मित्रों, पहला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है। कह रहा है कि कौन सा भेद नहीं है। किसका भेद नहीं है? वाक्य का। ठीक है, पहला विकल्प दिया है निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक और मिश्रवाचक, मिश्र वाक्य। ठीक, हमको क्या देखना है? अर्थ के आधार पर कौन सा भेद नहीं है। तो पहले तो हमको यह देखना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें मैं बता दूं, पहला भेद होता है विधानवाचक। कौन सा होता है? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य कौन सा है? अर्थ के, इसमें मैं बता रहा हूं, अर्थ के आधार पर, यहां पर लिख लीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें पहला है विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है? पहले इसको समझ लीजिए। ऐसा वाक्य जिससे कि कार्य करने या होने की भावना व्यक्त हो, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन स्कूल जा रहा है, यह विधानवाचक वाक्य है। इससे कार्य के करने या होने की स्थिति का भाव प्राप्त हो रहा है। ठीक है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। कौन सा है? निषेधवाचक। निषेधवाचक, निषेध का मतलब ये होता है नहीं। ठीक ना, निषेध का मतलब नहीं। कहने का मतलब कि कार्य के करने या होने के का भाव न उत्पन्न हो रहा हो, वह होता है निषेधवाचक वाक्य। यही जैसे उदाहरण में ले लीजिए, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, यह हो गया निषेधवाचक। ठीक है। और तीसरा है आज्ञावाचक। तीसरा क्या है? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का मतलब ऐसा वाक्य जिससे आदेश देने, आज्ञा देने का भाव व्यक्त हो रहा है, उसे हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे उदाहरण ले लीजिए, रमेश तुम वहां जाओ। यह वाक्य कौन सी भावना को व्यक्त कर रहा है? आदेश देने के भाव को व्यक्त कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? आज्ञावाचक। ठीक है। इसके बाद जो अगला है वह है प्रश्नवाचक। अगला क्या है? चौथा है प्रश्नवाचक। ठीक है। ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने के भाव व्यक्त हो रहे हो, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है ना। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, राम तुम कहां गए थे। ठीक है, यह क्या है? प्रश्नवाचक। यह हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। और अगला जो है वह है पांचवा इच्छावाचक। इच्छावाचक, यह पांचवा जो है इच्छावाचक, जिससे इच्छा या शुभकामना का भाव व्यक्त हो रहा हो, ऐसे वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, तो क्या होगा इसका उदाहरण?
तुम्हारा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। यह क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। जो वक्ता होता है उसके मन में किसी के कल्याण की भावना होती है तो उसको इस प्रकार से कह दिया जाता है तुम्हारा कल्याण हो, या कहा लोग कहते भी हैं तुम्हारा कल्याण हो। यानी यह जो वाक्य है, इस वाक्य से यह भावना व्यक्त हो रही है कि किसी के कल्याण करने का जो भाव है वह हमारे मन में छिपा हुआ है। इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद संदेहवाचक वाक्य है। इसके बाद है संदेह, संदेहवाचक। संदेहवाचक, जिस वाक्य में संदेह बना रहे, जिस वाक्य में संदेह बना रहे वह होता है संदेहवाचक वाक्य। ठीक है। उदाहरण के रूप में शायद वह शाम तक आ जाए। ठीक है, शायद वह शाम तक आ जाए। यह शायद ही शब्द है जो कि संदेहवाचक संदेह की भावना को व्यक्त कर रहा है। यह है संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक, विस्मय को हम आश्चर्य के नाम से भी जानते हैं। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, मतलब ऐसा वाक्य जो कि विस्मय या आश्चर्य की भावना को व्यक्त कर रहा हो। आश्चर्य, ठीक है। ऐसा वाक्य जो विस्मय आश्चर्य की भावना को व्यक्त कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य। जैसे हमने लिखा वाह कितना सुंदर फूल है। ठीक, यह विस्मय या आश्चर्यवाचक वाक्य है। इसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। क्या है? संकेतवाचक वाक्य। यह क्या है? जहां पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है। जैसे यदि वर्षा होती नहीं, होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है ना। यहां पर देख लीजिए, यदि वर्षा होगी पहला वाक्य होगा, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक पहला वाक्य हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक हो गया दूसरा वाक्य। एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्धारित आधारित है, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य में सम्मिलित है। और दोनों वाक्य, जो दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आधारित है, उसका यह शब्द संकेत कर रहा है। ठीक है ना। तो यह है संकेतवाचक वाक्य। ठीक, कुल मिलाकर के अब हमको प्रश्न की ओर ध्यान देना है। प्रश्न क्या था, अब हमको उसको देखना है। ठीक है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है। तो हमने देखा कि यह निषेधवाचक भी है, अर्थ के आधार पर यह भी एक भेद है, आज्ञावाचक भी एक भेद है, प्रश्नवाचक भी एक भेद है, और यह जो अंत में लिखा गया है यही एक विकल्प ऐसा है जो कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो पूछ क्या रहा है? यही नहीं है। क्या है? नहीं, भेद नहीं है। तो कहने का मतलब कि पहले प्रश्न का जो सही विकल्प है वह विकल्प डी है, और यह मिश्र वाक्य सरल वाक्य का एक भेद है। सरल वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। क्या कहते हैं?
रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यह जो भेद है रचना के आधार पर का भेद है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, मुझे सफल होने की निराशा है। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है जनसंख्या, यहां जनसंख्या के स्थान पर होना चाहिए था क्या, जनता। जनता शुद्ध है, जनसंख्या नहीं। कहने का मतलब कि यह विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि पूछा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। चार विकल्प है, चार विकल्प में तीन अशुद्ध हैं और एक ही वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य को इसमें से छांटना है। पहला गलत हो गया, मुझे सफल होने की निराशा है। यहां पर क्या लिखा है, निराशा। निराशा नामक शब्द का प्रयोग कहां होता है, जब कार्य संपन्न हो जाता है, उद्देश्य पूरा हो जाता है और वहां पर यह देखने को मिलता है कि कार्य सही ढंग से पूरा नहीं हुआ या उसमें हमको सफलता नहीं मिली है, तब उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर इस निराशा के स्थान पर होना चाहिए था आशा नहीं, आशा नहीं। ठीक है, यहां पर यह शब्द होना चाहिए था। कहने का मतलब यह भी गलत है। हमें चलना चाहिए, हमें तीसरा हो गया और यही चीज यहां पर भी लिखा है गया है। यहां पर देखिए जो तीसरा है यानी विकल्प सी, हमें चलना चाहिए, अंत में देखिए क्या लिखा है, ये केवल इतना देखिए और यहां पर केवल इतना देख लीजिए। ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं यहां पर फंस जाया करते हैं और इसको चयन न करके इसको कर देते हैं, यह समझ करके कि यह विकल्प ही सही है, लेकिन यहां पर गलत हो जाता है। इसके स्थान पर यह होना चाहिए। तो कहने का मतलब विकल्प यह सही है, यह विकल्प गलत है। ठीक है, यानी सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है, हमें चलना चाहिए, यह विकल्प सी। अगला प्रश्न क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो शुद्ध विकल्प है उसका चयन करना है हमको। यहां पर लिखा है अंगूठी, अंगूठी लिखा है, इसके स्थान पर होना चाहिए अंगूठी, यह होना चाहिए, यानी यह गलत है। ठीक है ना। आकांक्षा लिखा है, आकांक्षा के स्थान पर क्या होना चाहिए, आकांक्षा होना चाहिए। ठीक है, यहां पर अर्ध लिखा है, यह अर्ध सही नहीं लिखा है, यहां पर इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, यह सही है। यानी यह भी गलत, यह भी गलत और यह विकल्प सबसे शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, और तीसरे का सबसे सही उत्तर विकल्प डी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या पूछा है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसको है, प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसको है, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाना चाहता है। क्या संकेत में लिख लीजिए, कार्य स्वयं न करके दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं, कार्य स्वयं न करके दूसरे से कार्य करवाने के लिए उसे प्रेरित करना या उत्साहित करना, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जैसे लिखना,
लिखना एक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया अगर हमको बनाना है तो क्या होगा, लिखवाना, लिखवाना, ठीक है ना। हंसना, हंसना से क्या होगा, हंसवाना, हंसवाना। पढ़ना से क्या होगा, पढ़वाना। जीतना से क्या होगा, जीतना से क्या होगा, जितवाना, ठीक है। तो इस प्रकार से अंत में आपने देखा कि यहाँ पर जो जो भी उदाहरण हमने दिया है उसमें अंत में देख लीजिए यह शब्द जुड़ा हुआ है, सब में एक ही शब्द जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के शब्द यदि किसी उदाहरण में देखने के लिए मिलते हैं तो पहली बात की तुरंत वहां पर समझ जाइए कि वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। इसके बाद इतना ध्यान रखिए कि कर्ता जो होता है कार्य स्वयं नहीं करता है बल्कि वह उसी कार्य को दूसरे से करवाना चाहता है, तो वहां पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। अब यहां पर छांट लीजिए कि इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो यहां पर विकल्प ए दिया गया है, ठीक है। जीतना से बना है जितवाना, अंतिम में आपने लिखा भी है, ठीक है। और यदि इसको आप देखेंगे तो यह क्या है, भाववाचक है, ठीक है, भाववाचक क्रिया क्रिया है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण है, क्या पूछ रहा है, सार्वनामिक विशेषण। 5 किलो चीनी, नया जूता, दोनों, यह मेज, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक प्रश्न उठता है कि सार्वनामिक विशेषण कहते किसको है, जब तक यह नहीं जानेंगे तब तक आप इस विकल्प को नहीं छाड़ पाएंगे। तो पहले यह तो जान लीजिए कि सार्वनामिक विशेषण कहते किसको है, जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वह सार्वनामिक विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है। जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण, ठीक। जैसे यहां पर जो दिया गया है विकल्प, अब इस विकल्प में से आपको चयन करना है, ठीक है। उदाहरण अगर लिखना चाहें तो जैसे हो गया सुंदर फूल, सुंदर फूल, ठीक है। यह क्या है, विशेषण है, यह विशेषण किसकी ओर संकेत कर रहा है, इसकी ओर संकेत कर रहा है, ठीक है ना। तो यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। पुराना, पुराना कपड़ा, पुराना कपड़ा, इसमें यह पुराना जो है यह विशेषण है और यह इसकी विशेषता बतला रहा है या इसकी ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। नया चश्मा, चश्मा तो है लेकिन इस चश्मे के लिए क्या कहा जा रहा है, नया। कहने का मतलब कि यह नया शब्द क्या है, विशेषण है और यह चश्मे की विशेषता बतला रहा है या चश्मे की ओर संकेत कर रहा है। तो इसी प्रकार से अब इसमें विकल्प जो दिया गया है इस विकल्प की ओर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। यह पहला विकल्प दिया गया है 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी, यह तो परिमाणवाचक है, परिमाण वाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा, यानी जिसको नापा तोला जा सके उसको परिमाणवाचक कहते हैं, ठीक है ना। नया जूता, अब देख लीजिए नया जूता, अब इस उदाहरण को आप देख लीजिए तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि नया जूता, ये जूता तो है लेकिन इस जूता की ओर
के पहले यह शब्द लिखा गया है, यह क्या बता रहा है? जूते की विशेषता को बतला रहा है। यानी यह नया क्या हुआ? विशेषण हुआ। और विशेषण होने के साथ साथ क्या है? एक सर्वनाम भी है। ठीक है ना? तो यही सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, नया जूता। दोनों गलत है। ठीक, यानी पहला विकल्प गलत, तीसरा चौथा गलत, विकल्प बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है उत्धन्नति में कौन सी संधि है? ठीक, गुण स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, जो गुण स्वर संधि है वह स्वर संधि का ही एक भेद है। ठीक है ना? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि ये स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है ना? तो यहां पर गुण स्वर संधि नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। अब कैसे नहीं है, अभी इसको हम बता देंगे। ठीक है ना? स्वर संधि भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वर संधि में दोनों पदों में स्वर का मेल होता है। यानी पहले पद के अंत में जो स्वर है और दूसरे पद के शुरुआत में जो स्वर है, दोनों आपस में मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है? स्वर संधि होता है। जबकि इस उदाहरण में पहले पद में, यहां पर ध्यान से देखिए, तो यहां पर कोई स्वर नहीं है, बल्कि क्या है? व्यंजन है। ठीक है ना? यह व्यंजन है। तो जब यहां पर व्यंजन है और दूसरे पद में जो प्रथम वर्ण है, इसमें क्या है? एक स्वर है। तो जहां आप जानते हैं कि जहां पर एक व्यंजन हो और दूसरा स्वर हो, या एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन का मेल होता है, वहां पर क्या होता है? हमेशा व्यंजन संधि होता है। इसलिए यह जो उदाहरण है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है ना? उत्धन्नति का संधि विच्छेद संधि क्या होगा? उन्नति। ठीक है? उत्धन्नति। ठीक, उत्धन्नति बराबर क्या होगा? उन्नति होगा। यह क्या है? व्यंजन संधि है। क्यों है? क्योंकि प्रथम पद के अंत में व्यंजन है, न कि स्वर है। यदि स्वर होता तो स्वर संधि हो सकता था। यदि विसर्ग भी दिया है विकल्प में, यहां पर विसर्ग भी तो नहीं है। ठीक है ना? कुल मिलाकर के इस प्रश्न का सही उत्तर यही है। अगला प्रश्न है, पो धन अन में कौन सी संधि है? पो धन अन। ठीक, यहां पर पो धन अन लिखा है ना? यहां पर क्या है? यहां पर ओ है, अलग अलग देख लीजिए। प धन ओ धन अ धन न धन अ, ये है। ठीक, अब देख लीजिए, इस व्यंजन पर यह मात्रा लगा हुआ है, तब बना है पो। तो यह इसके साथ मिलेगा। ये दूसरा पद हो गया, यह पहला पद। दूसरे पद के शुरुआत में अ है, यहां पर लिखा गया है, और प्रथम पद जो है उसमें प में ओ स्वर है। तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो यहां पर ये बनाएंगे, ये दोनों आपस में ये बनाएंगे। यह अयादि संधि का पहचान है। अब अयादि संधि को भी थोड़ा देख लीजिए। अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक, ए ऐ ओ आओ। यदि ए के साथ कोई भिन्न स्वर मिलता है, भिन्न या विजातीय, तो ये दोनों मिलकर के इसकी रचना करते हैं। और यदि अ के साथ यही मिले, यानी अ के साथ यदि कोई भिन्न स्वर मिलता है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? आय। ठीक, ओ के साथ यदि कोई भिन्न स्वर मिलता है तो दोनों मिलकर किसकी रचना करते हैं? इसकी रचना करते हैं। ठीक,
आओ के साथ यदि कोई भिन्न स्वर मिलता है तो आओ की रचना करते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा इसको देख लीजिए। पूछ क्या रहा है? पो धन अन। ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? पो धन अन। अब इसको देख लीजिए, पो धन अन। यहां पर क्या है? ओ है, धन यहां पर क्या है? अ है। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहां पर देख लीजिए, ओ के साथ अ मिल रहा है, ओ के साथ क्या मिल रहा है? अ। तो जब ओ के साथ अ मिलेगा तो क्या बनेगा? अव। ठीक है ना। ओ के साथ अ मिलेगा तो क्या बनेगा? अव। अब थोड़ा पीछे जाइए, ओ के साथ आओ। अब इसका जो अलग अलग इसको हम लिखे हैं दोनों पदों को। अब इन दोनों पदों को आपस में सटाइए, मतलब कि एक दूसरे से मेल कराइए तो क्या होगा? प ये लिखा है, इस पर यह लग जाएगा तो पूरा पूरा प हो जाएगा। इसके बाद बचेगा क्या? व बचेगा। इसके बाद अ तो समाप्त हो गया, ये दोनों समाप्त हो गए और बचा है क्या? न। यानी पो धन अन का सही संधि क्या होगा? पवन। यही यदि पौ रहता, क्या रहता? पौ। पौ धन अन रहता तो क्या होता? प धन औ धन अ धन न धन अ। ठीक है। यदि अ रहता तो क्या होता? अ के साथ जब अ मिलेगा तो अभी अभी हमने बताया है दोनों मिलकर किसकी रचना करेंगे? आ व, इसकी रचना करेंगे। ठीक है ना। अब मिलाइए इन दोनों को। प पर इसको लगा दीजिए, पा हो जाएगा। व बचा है, व लिख दीजिए। अब यह दूसरे पद का अ खत्म हो गया, यानी यह समाप्त हो गया, बचा क्या है? न। तो यहां पर लिख दीजिए न। यानी पौ धन अन का सही संधि विच्छेद पावन और पो धन अन का सही संधि क्या होगा? पवन। यहां पर विद्यार्थी अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और पो धन अन में कौन सी संधि है? अभी अभी हमने बताया है, क्या बताया है? अयादि संधि। यही तो हमने बताया है, अयादि संधि। यही ना हमने बताया है, अयादि संधि। ठीक है ना। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन संधि है नहीं, व्यंजन से या तो फिर स्वर मिलता है या फिर व्यंजन मिलता है तो वहां पर व्यंजन संधि होता है। विसर्ग संधि भी यहां पर नहीं है, क्योंकि प्रथम पद के अंत में एक विसर्ग होता है और दूसरे पद के शुरुआत में क्या होता है? स्वर या व्यंजन होता है, तब वहां पर विसर्ग संधि होता है। ठीक है। तो यहां पर न तो व्यंजन संधि है, न तो विसर्ग संधि है, अयादि संधि है, यण संधि भी नहीं है। यण संधि का पहचान क्या है? आया हो। ठीक, आगे चलें। लोकनायक में कौन सा समास है? क्या लिखा है? लोकनायक। लोकनायक, इसका समास छाटना है। पहला है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कोई नहीं। अब इसका इसमें से हम छाटेंगे कैसे? जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? समास विग्रह लोक का नायक। यहां पर देख लीजिए, यह प्रथम पद हो गया, यह द्वितीय पद हो गया, और यहां पर क्या हो गया? एक पहचान, जो किसका पहचान है? कारक का। ठीक है ना। कारक का पहचान है। कौन सा कारक है? संबंध कारक। संबंध कारक का पहचान। ठीक है ना। संबंध कारक का पहचान यहां पर दिखाई दे दिया। तो इस प्रकार से अब इस उदाहरण को देखने के बाद अब यहां पर आप जाइए, तत्पुरुष समास पहला विकल्प है और इसका पहचान क्या है? कारकाधारित। कारकाधारित यानी कारक के ऊपर आधारित होता है। कहने का मतलब कि जो तत्पुरुष समास होता है
उसका जब समास विग्रह किया जाता है तो दोनों पदों के बीच में कारक का पहचान, कारक का चिन्ह हमको दिखाई देता है। अब उसका प्रयोग कैसे किया जाता है थोड़ा इसको हम विस्तार से जब हम पढ़ाएंगे तत्पुरुष समास को तब उसको बताएंगे। अभी सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में इस कारक का पहचान हमको दिखाई देता है, और जैसे ही वह पहचान हमको दिखाई देता है या उसका प्रयोग हम जैसे ही करते हैं वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोक नायक है, समास विग्रह हुआ लोक का नायक, और इसमें जो बीच में यह पहचान दिखाई दे रहा है संबंध कारक का पहचान दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ठीक है ना। द्विग समास क्या है? संख्यावाची, संख्यावाची। संख्यावाची कहने का मतलब दोनों पदों, जो दोनों पद होते हैं उसमें एक पद जो प्रथम पद होता है वह संख्यावाची होता है, लेकिन दोनों पद आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। तो जहां ऐसा होता है वहां पर क्या होता है? द्विग समास होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? जहां दोनों का भाव होता है। कहने का मतलब द्वंद्व समास का मतलब दोनों, दोनों का मतलब कि जो दोनों पद होते हैं आपस में महत्वपूर्ण होते हैं, बराबर का स्थान रखते हैं। ठीक है ना। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, बीच में क्या दिखाई देता है? योजक चिन्ह। इस चिन्ह का नाम है योजक। ठीक है, दाल रोटी, ठीक है ना, और रोटी कपड़ा ना, घर मकान, घर परिवार, माता पिता, पिता पुत्र, है ना, ये सब क्या है? द्वंद्व समास के पहचान है। अंत में कोई नहीं, इसको छोड़िए, आगे चलिए। अगला है आपाद मस्तक का समास विग्रह होता है। आपाद मस्तक का समास विग्रह क्या होगा? धरती से आसमान तक, यह नहीं होगा। सिर से पैर तक, आपाद का मतलब होता है पैर तक। ठीक, इसका विकल्प बी सही है। नहीं, विकल्प बी सही नहीं है, रुकिए और पढ़ लीजिए। लिखा है दोनों, दोनों नहीं होगा क्योंकि पहला वाला गलत हो गया, तो यह भी गलत। इसके बाद केवल बी। अब देख लीजिए यहां पर दो उत्तर दिया गया है, इस प्रकार से यहां भी है, देख लीजिए सिर से पैर तक, इसका जो समास विग्रह होगा यह तो यहां पर दिया गया है, इस आधार पर यह सही होगा, लेकिन एक विकल्प और दिया गया है केवल बी। तो ऐसे में परीक्षार्थी क्या करते हैं कि इसका जो समास विग्रह होता है, अर्थ जो होता है, सही का टिक इस पर लगा देते हैं और बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारा उत्तर सही है। ठीक है। इस परिस्थिति में आप जो यहां पर सामने दिखाया जा रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में आप केवल इसका चयन करेंगे, इसका चयन नहीं करेंगे। ठीक है ना, केवल बी। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, पौराणिक महापुरुषों में कर्ण अपनी के लिए, यहां पर देखिए खाली स्थान दिया गया है और इसमें इस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कहां से? यहां विकल्प से करना है। विकल्प में क्या क्या दिया गया है? दास्ता, दानशीलता, उदारता, विशाल हृदय। तो कर्ण का नाम आपने सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? कर्ण का नाम आपने सुना होगा। वह किस लिए प्रसिद्ध था? तो यहां पर लिखा गया है दानशीलता। दानवीर कर्ण उसको कहा जाता था। ठीक है ना। तो यहां पर जो रिक्त स्थान दिया गया है वहां पर दानशीलता भर करके रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। कहने का मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी है। खूब लाभ, हना, हना नहीं भाई, यहां पर होना होगा। खूब लाभ होना का सही मुहावरा है 9 2 11 होना, 3 13 करना, दोनों पौ 12 करना। ठीक, खूब लाभ होना का सही मुहावरा, यह अर्थ दिया गया है। क्या दिया गया है? अर्थ दिया गया है, और आपको इसमें से छाटना क्या है? मुहावरा छाटना है। तो पौ 12 होना यह मुहावरा है और इसका अर्थ होता है यह। कहने का मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर यह विकल्प डी होगा। ठीक है ना। इसके बाद दिया गया है 9 2 11 होना, भाग जाना, 3 13 करना, तितर बितर करना, अलग थलग कर देना। ठीक है ना। तो इसका जो विकल्प है वह डी है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है आधा तीतर आधा बटेर। ठीक, मूर्खता पूर्ण कार्य, मनचाहा कार्य, बेमेल होना, गड़बड़ होना। तो इसका सही अर्थ होगा बेमेल होना। आधा तीतर
आधा बटे दोनों का मेल कहां से होगा? कहने का मतलब विकल्प बी, विकल्प सी सही है और बाकी विकल्प गलत है। निम्न में से कौन सा विकल्प दांत का पर्याय नहीं है? दांत का पर्याय। दसन, दसन माने दांत होता है, सही है। द्विज माने दांत होता है, ठीक है ना। द्विज माने दांत होता है, कैसे होता है? द्विज का अर्थ क्या होता है? दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला। दो बार दांत जन्म लेता दो बार जन्म लेने वाला जो होता है उसको द्विज कहा जाता है। यह दांत होता है, कैसे दांत होता है? जो प्रथम दांत निकलता है वह कुछ दिनों के बाद टूट जाता है और उसके स्थान पर दूसरा दांत निकलता है। इस प्रकार से जो दांत होता है इसको द्विज कहा जाता है। रदन माने दांत होता ही है, ठीक। विकल्प डी जो लिखा है पंजर, पंजर माने दांत नहीं होता है, यानी दांत का जो विकल्प है यह पंजर नहीं है, यानी विकल्प डी सही है। पंजर का मतलब होता है ढांचा। क्या होता है? ढांचा, ठीक। विकल्प डी सही है। इसके बाद है पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर का पर्यायवाची, चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको छांटना है कि पत्थर का पर्यायवाची कौन है, ठीक। सारंग, सारंग नहीं है, सारंग माने हिरन होता है। उपल, उपल माने पत्थर होता है, ठीक। यानी इसका सही सही पर्यायवाची कौन है? उपल है। मही माने पृथ्वी होता है, मही माने क्या होता है? पृथ्वी होता है। और भूधर माने क्या होता है? पर्वत होता है, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन है? विकल्प बी। सज्जन का विलोम है, विलोम का मतलब उल्टा। कुजन, दुष्टजन, दुर्जन, सभी, ठीक। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, सज्जन, सज्जन का यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सत धन जन, ठीक है ना। यह क्या है? उपसर्ग है। सत क्या है? उपसर्ग है। और आप भली भांति जानते हैं, हमने बताया भी है कि विलोम शब्द का जो निर्माण होता है, रचना होती है, वह उपसर्गों के माध्यम से भी होती है। और एक बात, यदि हमने बताया भी है कि जो मूल शब्द दिया गया है जिसका विलोम हमको बनाना है, या जिस शब्द के विलोम शब्द की रचना हमको करनी है, उसकी व्याकरणिक कोटि और प्रकृति का ध्यान हमको बिल्कुल रखना है, तब तो हमारा विलोम सही होगा, अन्यथा गलत हो सकता है। तो आप जानते हैं, यहां पर देख लीजिए कि यह जो शब्द है इसमें यह उपसर्ग लगाया गया है, यह उपसर्ग लगाया गया है, यानी यह मूल शब्द हुआ हमारा, ठीक है ना। अब इसका विलोम हमको बनाना है, तो एक बात जान लीजिए, सत का विलोम क्या होता है? दुर, दुर होता है, या तो फिर दुस होता है, ये दोनों होता है, ठीक है ना। तो यदि इसी मूल शब्द में हम इसका विलोम, यदि उपसर्ग जोड़कर मूल शब्द की रचना की गई है जिसका हमको विलोम बनाना है या विलोम देखना है, उसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है तो उसी के मूल शब्द वाले में या मूल शब्द में इस उपसर्ग का विलोम जो होता है उसको यदि हम जोड़ दें तो इस पूरे का विलोम शब्द तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने बताया कि सत का विलोम क्या होता है? दुर होता है, या तो फिर दुस होता है, यानी सत के स्थान पर कहीं पर दुर का प्रयोग किया जाता है तो कहीं पर दुस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पहले इसको देख लीजिए, यहां पर जन शब्द लिखा गया है, जन में हम क्या जोड़ दें? दुर, तो क्या हो जाएगा? दुर्जन, और यह विलोम आपका तैयार हो गया। अब इस विकल्प में से छांट लीजिए कि सज्जन का विलोम क्या है, तो यहां पर लिखा है दुर्जन, ठीक है ना। ठीक,
और हमने बताया कि कहीं कहीं पर दुष्ट का भी प्रयोग किया जाता है। यहां पर एक शब्द ले लीजिए, यहीं पर ले लीजिए, साहस। साहस, साहस में यदि हम इस उपसर्ग का प्रयोग करें सत का, तो क्या हो जाएगा? सत साहस। सत साहस, ठीक है ना। अब हमको सत साहस का विलोम तैयार करना है, विलोम बनाना है। तो क्या होगा? हमने कहा सत का विलोम क्या होगा? कहीं पर दूर होगा तो कहीं पर दुष होगा। यहां पर यदि हम दुष जोड़ दें, दुष जोड़ दें किसमें? इसी में, तो क्या होगा? दुस्साहस हो जाएगा। अब देख लीजिए, सत्साहस का विलोम क्या हो गया? दुस्साहस। ठीक। अगला प्रश्न, छोटा भाई वाक्यांश का एक शब्द होगा। वाक्यांश यहां पर दिया गया है, वाक्यांश का एक शब्द। छोटा भाई वाक्यांश का एक शब्द, इसमें से छांटना है आपको। तो छोटे भाई को क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है, यानी विकल्प ए इसका सही सही उत्तर होगा। अनुज, अनुज का अर्थ क्या होगा? अनु माने होता है पीछे, या होता है बाद में। बाद में ज माने क्या होता है? जन्म लेने वाला, अर्थात कौन? छोटा भाई, छोटा भाई। ठीक, यानी इसका सही विकल्प यही होगा, अनुजा। यहां पर अनुज है, अनुज माने छोटा भाई, तो अनुजा माने क्या होगा? छोटी बहन, छोटी बहन, ठीक है ना। लघु भ्राता, लघु माने छोटा सा। देखिए यहां पर यह शब्द जो लघु लिखा गया है, यह इस अर्थ में जहां पर यह दिया गया है, यह शुद्ध नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा। अग्रज, अग्रज माने, अग्र माने आगे या पहले, ज माने जन्म लेने वाला, यानी क्या होता है? बड़ा भाई। ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, ठीक। समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? ऐसी संज्ञा जो कि समूह का बोध कराए, जहां पर कि एक से अधिक संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें से छाटिए, पहला दिया गया है मनुष्य। मनुष्य समूहवाचक संज्ञा में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मनुष्य क्लियर नहीं है, यह समूहवाचक संज्ञा नहीं है। पुलिस, पुलिस है, पुलिस है। लोकसभा है, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है, अब ये दोनों उत्तर सही है, इसके लिए नीचे जो डी विकल्प दिया गया है, बी और सी, तो इसका सही सही उत्तर होगा बी और सी। इसके बाद अगला है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा, ठीक। पहला दिया गया है बचपन, ममता, चतुराई, अपना। बचपन बना है बच्चा से, बच्चा से बना है बचपन, यह भाववाचक संज्ञा है। ममता, मम से बना है ममता, मम मूल शब्द है, ता प्रत्यय जोड़ा गया है, ममता हो गया, यह भी भाववाचक संज्ञा है। चतुराई, चतुर नामक शब्द में, चतुर नामक शब्द में आई प्रत्यय जोड़ करके बना गया चतुराई, यानी ये तीनों भाववाचक संज्ञा हैं। यह जो विकल्प डी है, यही एक ऐसा विकल्प है जिसमें कोई प्रत्यय का योग नहीं है और यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। कहने का मतलब ये तीनों है, यही विकल्प जो है विकल्प डी, इसका उत्तर यही होगा, ये सही सही उत्तर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न,
तुम कहाँ थे रेखांकित अंश है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, दोनों, कोई नहीं। ठीक, इन दोनों विकल्पों में इसका प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह क्लियर है कि इसमें यह सर्वनाम ही है। ठीक है ना। अब सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पहले सर्वनाम कितने प्रकार का होता है हमको यह देखना जरूरी है। यह जब हम देखेंगे तब हम क्लियर कर पाएंगे कि यह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है ना। तो सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से है प्रकार सर्वनाम के। पहला है निजवाचक, निजवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक। इसके बाद है प्रश्नवाचक और अंतिम है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। ठीक, निजवाचक सर्वनाम जो स्व का बोध कराता है, निज माने अपना होता है, स्वयं होता है ना, ऐसा सर्वनाम जो स्व का बोध कराता है अपने आप का, उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी वस्तु की निश्चितता की ओर बोध कराता है, यानी किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है, उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, वह सर्वनाम जो किसी वस्तु की ओर निश्चितता का बोध न कराए, उसको हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक जो दो शब्दों के बीच में संबंध को व्यक्त करता है, उसको कहते हैं संबंधवाचक। प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम जो लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष का बोध कराता है। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा जो पुरुष का बोध कराता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो अब पुरुष कौन होता है, कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा इसको भी देखना जरूरी है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम यह तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। ठीक, अब बात को थोड़ा समझिए कि जब बात कही जाती है तो कोई कहता है, कोई सुनता है और किसी के बारे में कही जाती है। इस प्रकार से तीन पुरुष हुए। ठीक, यहां पर लिखा गया है सबसे नीचे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है, वक्ता होता है। कौन होता है, वक्ता। वक्ता का मतलब कहने वाला, बात को कहने वाला। ठीक है ना, वक्ता माने बात को कहने वाला, जैसे मैं, हम। ठीक है ना, बात को कहने वाला जो होता है वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे कि मैंने कहा कि तुम यहां से वहां जाओ। बात को समझिए, मैंने कहा मतलब कि जो वक्ता है अपने आप के लिए कह रहा है कि मैंने कहा, तो यहां पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह किसमें सम्मिलित है, उत्तम पुरुष में। क्यों, क्योंकि यह वक्ता है। मैंने कहा कि तुम वहां जाओ। ठीक है ना, तो यह वक्ता होता है। वक्ता का मतलब कहने वाला। और जो मध्यम पुरुष होता है वह श्रोता होता है। श्रोता, हमने उदाहरण के रूप में क्या कहा, मैंने कहा, मैंने कहा कि तुम वहां जाओ
जाओ और उससे यह सब बता दो। ठीक, अब इसको थोड़ा देखिए। उत्तम पुरुष में कौन होता है? वक्ता होता है, जो इससे संबंधित है, इसका पहचान ही है। मैंने कहा, तो मैंने कहा यह क्या हो गया? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? श्रोता। श्रोता का मतलब सुनने वाला। वक्ता कहता है तो जो बात कहता है उसको कोई सुनने वाला होता है, यानी कोई सुनता है, तो जो सुनता है उसको क्या कहा जाता है? श्रोता कहा जाता है। यह मध्यम पुरुष होता है। ठीक है ना? इसका संकेत क्या है? इसका पहचान क्या है? तुम सब, तुम्हें, तुमने इत्यादि होता है। इसमें और भी होता है। ठीक है ना? तो श्रोता कौन होता है? मध्यम पुरुष, यानी वक्ता बात अपनी कहता है, उत्तम पुरुष। श्रोता सुनता है, मध्यम पुरुष। ठीक है ना? अब यहां पर मध्यम पुरुष कौन है? यह है मध्यम पुरुष। और जो एक सबसे पहले लिखा गया है प्रथम पुरुष, यह अन्य होता है। कौन होता है? अन्य होता है। ठीक है ना? अन्य का मतलब जिसके बारे में बात कही जाती है। यहां पर उदाहरण को देख लीजिए, यह उत्तम पुरुष हो गया, यह मध्यम पुरुष हो गया, लेकिन किसके बारे में बात कही गई है? यहां पर लिखा है उससे। मैंने कहा तुम यहां से वहां जाओ और उससे सब बता दो। यह कौन हो गया? यह हो गया ना? इसका पहचान है वह, उन्हें, उनको इत्यादि होता है। अब आप अपने प्रश्न पर जाइए और ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है? पूछ रहा है यह रेखांकित अंश क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या दोनों है, या कोई नहीं है? तो अभी अभी हमने जो उदाहरण के माध्यम से समझाया है, पुरुष के भेद को हमने बताया है, तो उसको देखने से हमें तो यही पता चलता है कि यह क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। क्योंकि प्रथम पुरुष भी नहीं है, क्योंकि प्रथम पुरुष अन्य होता है जो सामने नहीं होता है। वक्ता होता नहीं है, मतलब कि जो उत्तम पुरुष है वह भी होता नहीं है, क्योंकि वह वक्ता होता है, वह बात अपनी कहता है ना? वह कौन है? दोनों के बीच का, यानी वक्ता और अन्य के जो बीच का होता है, मध्यम पुरुष। ठीक है ना? इस प्रकार से यह विकल्प भी सही है और ये तीनों विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से यह देखना है आपको कि सबसे शुद्ध वर्तनी किसकी है। अनभिज्ञ, यहां पर देखिए लिखा है अनभिज्ञ। ठीक है? इसके स्थान पर होना चाहिए, यहां पर जो आधा ग यह लिखा गया है, यह इसके स्थान पर होना चाहिए अनभिज्ञ होना चाहिए। ठीक है? यानी यह गलत है। अनाधिकार लिखा है, इसके स्थान पर होना चाहिए अनधिकार। ठीक? अंगूठी के स्थान पर होना चाहिए अंगूठी। ठीक है? यानी यह भी गलत, यह भी गलत। अनुशासन, यह विकल्प सी डी सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यही है। ठीक है? कहने का मतलब यह जो प्रश्न दिया गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इन तीनों चारों में से 3 गलत है ऊपर वाले, और सबसे नीचे वाला जो है यही सही है। तो यह है आज का हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट, और अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर के मैं पुनः आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।